अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। और ऐसा लगता है कि मरीम नवाज़ की मुश्किलात कम होने लगी हैं। आपको ये भी बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया है। और साथ ही साथ मरीम नवाज़ ने गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मेरा पासपोर्ट जिस केस में जब्त किया गया है वो केस मेरे खिलाफ बना ही नहीं। 3 साल हो गए मेरा पासपोर्ट जब्त रखा गया, लेकिन केस इसके बारे में दर्ज नहीं किया गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं पी जमीर साहब, जो कि स्टूडियो में तो मौजूद नहीं है, उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, उन्होंने हमें अपने घर से ज्वाइन किया है। इसके अलावा जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब, नवीद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं ये नैब की एक और नाकामी है? तो क्या नैब अब तक सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस रहा? जहाँ तक आपके इस फिक्रे का तल्लक है कि नैब एक सियासी इंजीनियरिंग में मुलव्वस रहा, दुरुस्त है, लेकिन ये सवाल बड़ा है। ये सवाल आपके पाकिस्तान के प्रोसिक्यूशन के निज़ाम की वसीदगी का भी इजहार करता है। ये जो कि मुकदमात बड़े लोगों के मुकदमात हैं और हमारे सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सतह पर, कभी आपने सोचा है कि ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं, वो फौत हो जाते हैं और उनके मुकदमात तय नहीं हो पाते। और अब तो ऐसा भी हुआ कि 2 लोगों को सज़ाए मौत हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि उनको सज़ाए मौत किससे हुई, क्यों हुई। प्रोसिक्यूशन ने बताया तक नहीं कि उनको सज़ाए मौत हो गई है। ये हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, खा वो नैब का है, खा वो निचली सतह पे किसी जगह भी है, ये वसीदा निज़ाम है, ये किसी काम का नहीं है। ये मुकामी सतह पे सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल होता है, उनको थाने में जूते पड़वाने के लिए, उनको थाने में जलील करवाने के लिए, उनको अपने रस्ते से हटाने के लिए, और वसी पैमाने पर ये इस्तेमाल होता है पाकिस्तान के सियासतदानों को सियासत से दूर रखने के लिए और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें फॉर्म करने के लिए और अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें चलाने के लिए। तो सिर्फ ये नहीं नाकामी है, ये नाकामी के पीछे एक दास्तान है। मरियम को अगर पासपोर्ट नहीं दे रहे थे तो मरियम ज़िंदा थी ना, और मैं मरियम को इस बात की शाबाश देता हूँ कि उसने पासपोर्ट न मिलने की बिना पे कोई कॉल नहीं दी, किसी मुजाहरे का मुतालबा नहीं किया। उसने हर जगह पे तकरीर करते ये नहीं कहा कि अगले हफ्ते में अपने वर्कर्स को कॉल दूँगी, ये उसने नहीं किया। उसने अपने इन मामलात में सियासत को और अपने इस मसले को ज़रा फ़र्क में रखा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सियासी इंजीनियरिंग का बाब हमारे सामने अब एक्सपोज हो गया है, कि दोबारा कोई भी इसको नहीं शुरू करेगा। और जो शुरू हुआ था मुशर्रफ ने इब्तदाई तौर पे सही किया था, ये मैं कह रहा हूँ। तारिक अज़ीज़ मरहूम हो गए हैं, फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे, उन्हें बख्शिश दे। तारिक अज़ीज़ ने नैब के तमाम मामलात में फिर ये मदाखलत शुरू की कि जनाब नहीं, ऐसे तो फिर आपकी सियासत नहीं चल सकती, अगर हमने सब के ख़िलाफ़ नैब की कार्रवाई करनी है तो ये सब सज़ा याफ्ता हो जाएंगे। तो नैब को वहीं से नुकसान पहुंचना शुरू हुआ, और बाद में फिर इसका मकसद वही था कि अगर इफ्तिखार अहमद मुखालफत कर रहा है तो केस बनाओ और साबित ही न कर पाओ। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। मैं पी जमीर साहब आपकी जानिब आती हूँ। बात यही है कि पहले एहसन इकबाल का मामला हमारे सामने आया, फिर एवनफील्ड केस, और आज शुगर मिल्स का केस है जिसमें मरियम नवाज़, जिनका पासपोर्ट 3 साल के लिए जब्त किया गया था, आज उनको पासपोर्ट रिलीज़ करने का कह दिया गया है। आप क्या समझते हैं, क्या नैब सियासी इंजीनियरिंग कर रहा था? देखें, ये तो पीको से भी बड़ा हो गया था, बटाला से भी बड़ा हो गया था। बात ये है कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन दोनों को पता है कि सच क्या है। जो ट्रायल होता है वो एक्चुअली जज का है। ये जज ने पहले भी आपको एक वर्डिक्ट दे दिया, उस पर बड़ी तनकीद हुई, अभी आप वर्डिक्ट दे दिया, इस पर तनकीद हो गई। द क्वेश्चन इज कि हम कहीं ठहरते नहीं हैं। हमने पिछले प्रोग्राम पे भी वो बात की थी, 11 अप्रैल 1948 की, जो कायद आज़म ने कहा तुम अपने काम करो, इदारों के अंदर किसी के इन्फ्लुएंस में मत आओ, कोई भी हो, कोई भी इदारा हो, और डट के अपना इंटेग्रिटी के साथ काम करो। वो ये खास सही कह रहे हैं, ये चीजें नहीं है। हमने हर चीज को, हर इदारे को पॉलिटिसाइज कर दिया है, और यही वजह है कि आपको एक इंसाफ नहीं मिलता। अब ये कब तक, कहां तक ये कहानी जाएगी, ये आपके सामने है। पासपोर्ट, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको उनका पासपोर्ट आप बंद करके या लेके तो आप समझते हैं कि
हो जाता। हमारे मुल्क में जो किसी को खांसी आती है, प्रॉब्लम होता है, पासपोर्ट ले लो, उसको ECL पे डाल दो। यार क्या मजाक है ये, खुदा के लिए। पहले जब तक चार्जेस कंप्लीट नहीं होते, आप ऑन गुड फेथ आप हर एक को एक अपॉर्चुनिटी देते हो। आप क्या करते हो, आप उसको बंद कर देते हो, उसको चूहे वाले कमरों में अंदर बंद रखते हो, एंड यू एक्सपेक्ट जस्टिस। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट जस्टिस जब एक गंदी से गंदी, मैं किसी की कोई फेवर नहीं कर रहा, ना खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं एक बिल्कुल एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ आपका 2 दफा 3 दफा वाला चीफ मिनिस्टर, आप उसको किस कमरे में रखा हुआ था, और वो हमजा को किस तरह रखा था, बाकी जो आपके पॉलिटिकल आप जो इन्वेस्टिगेशन जिनकी कर रहे हैं, किस तरह आप रखते हैं उनको। यार कोई तो आप खुदा के लिए कुछ तो आप रिस्पेक्ट रखो। हमने वो चीज छोड़ दी। चीमा के साथ क्या किया है उस आदमी ने वो सर्विस ही छोड़ दी है। कर लो अब जस्ट लुक एट दैट। अगर यही हमने मोटिस ऑपरेंडी रखना है, तो आपका सिस्टम के ऊपर पहले ही ड्विंडलिंग फेथ है, वो फेथ हट जाएगा। हमें इंसाफ जब हम कहते हैं तो बिल्कुल इंसाफ से बात करनी है, और बायस्ड होकर बात बिल्कुल नहीं करनी, जो कि बदकिस्मती है। यहाँ फोर्ट्स बनते हैं, कोई इधर का केला है, कोई इधर का केला है, और जो हम बात करते हैं शोज के अंदर, सारे महंगाई की कोई बात नहीं है, गरीब की कोई बात नहीं है, फ्लड को देखो भूल गए हम, फ्लड की बात ही नहीं हम कर रहे कहीं भी। ये देखो कितनी ज्यादती है कि रेस्क्यू स्टेज पे हम किसी के पासपोर्ट की बात करें, और भाई दे दिया, खत्म होगी बात, आगे निकलो। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस, हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है, हमने अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है बीजे मीर साहब, आपकी राय पहुंच गई है। नवीद चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। 4 स्टेप्स हैं जिनके बाद आकर रेफरेंस दायर किया जाता है नैब की जानिब से, लेकिन हम देखते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब जैसा इदारा भी कर रहा है, तो क्या ये करना चाहिए? देखिए, नैब तो एक टूल है, हमें इससे ऊपर जाके सोचना पड़ेगा कि मामला है क्या। अभी यहाँ गुफ्तगू हुई कि हम महंगाई पर बात नहीं कर रहे, हम सलाह पर बात नहीं कर रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दे रहे, वो इसमें रुकावट हैं। यही अदालतें थी, यही जज थे, यही केसेस थे, और क्या कुछ नहीं यहाँ पर हुआ। यही मरीम नवाज साहब ने जब हाईकोर्ट लेने के लिए हाईकोर्ट गई और उन्होंने कहा जी पासपोर्ट मेरा वापस कर दो, बेंच ऐसे टूटे कि जैसे कोई आसमान से पत्थर गिर रहे हो, तमाशा बन गया। मतलब आप अंदाजा लगे, अगर आप केस नहीं सुन सकते तो कुर्सी पे किस लिए बैठे हैं, जज के घर जाए। सब एक बेंच और फिर तोड़ एक तरफ इतवार को आप अदालतें खोल रहे हैं, कौन का खर्चा हो रहा है, केस क्लियर है, अगर आपने पहले दिन छोड़ना, आप गाइडलाइन पूरी दे रहे हैं उनको और अदालतें खोल रहे हैं। बात यह है, सबसे पहले तो हमें जुडिशियल सिस्टम का जायजा लेना है। ठीक है, जिस वक्त ये सारा मौजूदा जो बहरान है इसकी बुनियाद रखी गई, तो उसमें बात क्या थी? बेसिक बात यह थी, जवेद हाशमी ने कहा कि ये सारा खेल जजों के जरिए खेला जाएगा, और लोग चूक गए कि हाँ ये जज कहाँ से आ गए, समझ नहीं आ रही थी। फिर सब ने देखा वैसे ही हुआ। वो सारे किरदार आज भी जिंदा हैं, रिटायरमेंट के बाद मजे ले रहे हैं, रेंजर्स की सिक्योरिटी मिली हुई है, कुछ तरक्कियां पा चुके हैं। मामला यह है कि सिस्टम आपका कहीं और से चल रहा है। यूज नैब हो रही है, यूज एंटी करप्शन हो रही है, यूज FI हो रही है, यूज पुलिस हो रही है, ये क्या तरीकेकार है। और उसके बाद आप जिनको गिरफ्तार कर लेते हैं उनके कोई हकूक ही नहीं होते। अब एक रेफरेंस फाइल ही नहीं किया गया और पासपोर्ट आपने रख लिया। एक खातून जेल में कैद है, जेल में है, रात 12 बजे बेशर्मों की कोई टीम जा रही है और वहां वीडियो बना रही है उनकी। कौन से लोग थे वो, किस अदारे के लोग थे, उनके नाम सामने आने चाहिए। कौन कौन यहाँ एहतसास वाला तरह एक मुल्क को तमाशा बना के रखा हुआ है। ठीक है, फिर जब फैसले आने शुरू होते हैं तो पता लगता है ये भी खत्म, ये भी खत्म, फलां भी खत्म, नवीद साहब आपकी जनरल राय आ केसेस गई। खत्म कर देते हैं। तो मामला जुडिशियल सिस्टम के अंदर है, पहले उसको ओवरऑल करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जावेद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत रही, तमाम इदारे उनके ताबे थे इमरान खान साहब के, तब क्यों नहीं इस पर कुछ हुआ? वो इसलिए कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कंट्रोल्ड जस्टिस सिस्टम चल रहा है। ना पहले जस्टिस सिस्टम आपका आज़ाद था, ना आज है। आज ये जो आपको चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, इसके ज़रा बैकग्राउंड में जाएं तो आपको आवाज़ आएगी, सदा आएगी NRO 2 की। ये उसी NRO 2 का नतीजा है जिसकी वजह से आज आपको इंसाफ होता नज़र आ रहा है। आपको वो जस्टिस जो पिछले 4 साल का निज़ाम था वो आपको आज गलत नज़र आ रहा है। मेरा तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि कौम के इस इज्तिमाई शऊर को हम हर तीसरे साल कंट्रोल जस्टिस के नाम पे क्यों चैलेंज करते हैं? कभी कौम को पढ़ाया जाता है कि पैनामा का केस चलाया जाता है, पकड़ा जाता है,
उनका पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है, लंदन से लेके पाकिस्तान की तमाम जायदादों को इनलिस्ट किया जाता है और बताया जाता है। हुसैन नवाज भी तकरीरें कर रहे होते हैं, नवाज शरीफ साहब भी कागज़ लहरा रहे होते हैं, हम उन सब को प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम इधर ये है, अभी चौधरी साहब बात कर रहे थे कि जस्टिस सिस्टम के पीछे लोग हैं, उससे पीछे भी लोग हैं जो इसका टूल बनते हैं, जो अपने केसेस, अपनी करप्शन, अपने मामलात को छुपाने के लिए खुद अदारों का टूल बनते हैं। ये बात है समझनी। आज आप अदारों के टूल बनना बंद कर दें, अवामी शऊर के पास चले जाएं, जो मेरा पॉइंट है, अवामी ताकत के पास जाएं। करें, इदारों का काम ही नहीं है ना। आपको अगर अवामी ताकत पे इतना एतमाद है तो आप मत जाए ना, मत डीलें करें ना। ताकत पर एतमाद क्या है? जो बंदा इसमें शोर मचा रहा है वो खुद अमेरिका और इस्लामाबाद की मिलते चौधरी साहब इस वक्त चौधरी साहब हौसला करें। देखिए वो तो आप मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में इतने आगे मत जाएं। इमरान खान तो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई अदलिया वाली मदद करें, वो और मेरी मदद करें। वो शहरी मौसम लेके घूम रहे हैं, भी बैठे हुए हैं, ऐलान कर रहे हैं। आज जिस जहाज में है वो जहाज किसका है? मेरा ख्याल है ये कोई मोहल्ले की लड़ाई हो रही है। हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और फिर इमरान खान क्या इदारों को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अभी चलते हैं, ब्रेक पर वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान कौमी इदारों को तबाह करना चाह रहे हैं, कौमी इदारों को बर्बाद करना चाह रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई जुर्म साबित ना हो जाए, वो मुजरिम ना ठहर जाए, अपनी सज़ा माफ़ कराने के चक्रों में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो मुहिम चला रहे हैं हम उसकी मजम्मत करते हैं। साथ ही साथ सवाल यहाँ ये पैदा होता है, पीजे मीर साहब मैं आपकी जानिब सबसे पहले आती हूँ कि क्या इमरान खान इदारों को बदनाम करके सज़ा से बचना चाहते हैं? देखें, जब वो कोई कहता है ना कि इदारे बदनाम हो रहे हैं, ये सब ने कोशिश की है बदनाम करने का, खराब कर। सो इस वक्त जो इमरान बात कर रहा है वो बर्बाद, मैं समझता हूँ कि ये जो खामियां जो हमने पहले सेगमेंट में बात की है, ये वही बात है। वो अगर तो इन द राइट एंड गुड फेथ वो चाह रहा है कि इदारे ठीक हो जाएं तो हमें सबको मिलकर उस पर करना है। लेकिन अगर आप यही चाह रहे हैं कि भाई प्रेशर डाल के कि उनका उल्लू सीधा हो जाए तो इस तरह काम नहीं चले। हमने इसको, मैं वही बात कर रहा हूँ, हमने बड़ा जुडिशियस वे से देखना है, क्योंकि इदारे आपके तबाह हुए हैं, पुलिस पोलिटिसाइज है, जजेस के ऊपर नुक्ते उठ रहे हैं, आपकी जो बाकी आपकी मिनिस्ट्रीज है उसके ऊपर नुक्ते उठ रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही है ऑफ दिस वेरी थिंग? जहां आपका जुडिशियल सिस्टम ठीक नहीं होगा कोई नहीं आएगा। ये रेकर्ड मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा था, उसका जनरल मैनेजर मेरे साथ बैठ के, जब ये इफ्तिखार साहब ने उनको वो वीडियो करवाई सारी टेक, वो कहता है आई डोंट थिंक आई वांट टू कम इन दिस कंट्री। कैन यू बिलीव? सुप्रीम कोर्ट का बंदा आके बैठ के कह रहा है। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि अगर इमरान अच्छे फेथ में बात कर रहा है और वो कह रहा है कि भाई उसको हम ये ना कि तबाह कर रहे हैं, अगर तो वो रेक्टिफाई कर रहा है और इदारे को ठीक कर रहा है तो वी शुड बैक हिम, वी शुड बैक हिम एंड वी शुड बैक whether it is Shahbaz or anybody else. सारों ने मिलकर कलेक्टिवली इदारों को तकड़ा करना है। अगर whether it is शहबाज और इमरान अगर ये अपने अपने मुफाद के लिए करेंगे तो नुकसान किसका है? नुकसान आपका और मेरा है, क्योंकि फिर हम कहेंगे भाई जिसके लिए संडे को कोर्ट खोल सकता है तो मेरे लिए क्यों नहीं खोल सकता भाई बेल के लिए? बताओ ना मुझे, क्यों नहीं खोल सकता? So the question arises, वो कहते हैं what is good for the goose is good for the gander. तो हमने इस चीज को ओवरऑल पिक्चर के अंदर मुनीर से देखना है, in a short and a myopic approach हमने नहीं देखना है। गलतियां बढ़ी हुई हैं, इन गलतियों को रेक्टिफाई करो। इफ्तिखार साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सियासत है वो इनफरादी मुफादात के लिए ही हो रही है। और आप यहाँ ये भी देखें, सफारती साइफर में रद्दोबदल किया है जब इमरान खान ने, तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि इस बात की सज़ा उनको मिलकर रहेगी। लेकिन दूसरी जानिब हम इमरान खान का रवैया भी देखते हैं, वो सरतस्तीमा खम करते ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, मेरा मुतालबा पिछले दिनों इस यहाँ पे था एक प्रोग्राम में कि जो FIR दर्ज की गई शहबाज गिल के ख़िलाफ़ और जो तज़ियात पाकिस्तान की दफ़ात उस पर लगी, मेरे पे जब लगेंगी तो मुझको भी उतना ही इंसाफ मिलना चाहिए, उतना ही जल्द इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी ज़मानत उतनी जल्द होनी चाहिए, मुझे उतनी जल्द जुडिशल रिमांड पे भेजना चाहिए जितना शहबाज गिल साहब को इतनी ज़्यादा तज़ियात पाकिस्तान की दफ़ात के बाद भेजा। आज हमारे सामने एक चीज़ है, हम एक आदमी थ्रेट करता है किसी जज को और पब्लिकली थ्रेट करता है, लेकिन हमने अजीब बात देखी
कि उसको धमकी देने का जो इंक्वायरी करनी थी, जो तफ्तीश करनी थी, वो तो कोई नहीं हुई। खुद फैसला करने के लिए जज बैठ गए। जजों ने एक मौका दिया, दूसरा मौका दिया, उसको तरीका समझाया, ऐसे करो वैसे करो। और कितनी मज़ाक़ खेज़ बात है, कहा गया कि वो जज की अदालत में जाकर उसने माफ़ी मांग ली है, और उसको पता था जज साहबा आज अदालत में नहीं है, तो उसने रीडर को कहा कि उसको बता देना मैं आया था माफ़ी मांगने के लिए। बड़ा अच्छा तरीक़ाकार है। इमरान खान आया था माफ़ी मांगने के लिए। बहुत खूबसूरत तरीक़ाकार है। तो तमाम वो मुकदमात जो तौहीन अदालत के हों, एक तो उनकी जो है तरीक़ाकार ये होगा कि जिसने की होगी तौहीन अदालत की, वो रीडर के पास जाके बता दिया करेगा कि रीडर साहब बता दीजिएगा जज साहब को कि मैं आया था, मैं माफ़ी मांग के जा रहा हूँ। एक तो ये हो गया, बहुत अच्छा तरीका हो गया। दूसरी बात जो हुई रात को 12 बजे की अदालतों का, ये एक अजीब बहस चल पड़ी इस मुल्क में। बिल्कुल मैं इसका हामी हूँ। हर वो मुकदमा जिसमें ये दफात लगती हों पाकिस्तान भर में और जिन पे लगी हुई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद को हुक्म जारी करना चाहिए सही कि तमाम की तमाम अदालतें मुल्क भर में उन मुकदमात में मुलव्वस अफराद की ज़मानत लेने के लिए रात 12 बजे तक खुली रहा करेंगी। सही, तब बात बनेगी इंसाफ की। ठीक है, यानी तब इंसाफ मैं मानूंगा कि इंसाफ हो रहा है। वरना फिर जो लोग बातें कर रहे हैं, वो लोगों की बातें बहुत खौफनाक हैं ठीक, और वो अफसोसनाक हैं। और मुझे दुख है कि ये अदारा जो है ये मुकम्मल तौर पे अपनी साख न खो बैठे। ठीक है, इंसाफ सभी के लिए बराबर होना चाहिए, गरीब के लिए भी होना चाहिए। नवी चौधरी साहब, मैं बात वही करूंगी जो शहबाज शरीफ ने की कि इमरान खान इदारों को हदफ तनकीद इसलिए बना रहे हैं ताकि वो मुजरिम साबित ना हो जाए। बुनियादी मकसद यही है उनका। जिस वक्त एक आदमी फ्रस्ट्रेशन में नाम लेता है और फिर इल्ज़ामत लगाता है, अब तो खैर वो आगे बढ़ गए, हम लोग ही धमके दे रहे हैं वो कि आपको जो एक्स वाई, सबको पता है एक्स वाई से क्या मुराद है, न्यूट्रल से क्या मुराद है, वो कह रहे हैं उन पर हमले कर दें। वहाँ तक चले गए। फ्रस्ट्रेशन का सबूत है। हमले किसने करने हैं? स्टेट की अपनी एक ताकत होती है, वो वक्त आएगा तो देख लेंगे। बात यह है कि वो चाहते हैं कि इदारे उनको वापस ला के उसी मनसब पर बैठाएँ। अच्छा, इदारों ने उनको पाला पोसा, उनका मुलाजम बना के साथ चलाया, नैब को उनके हाथ की छड़ी बनाया, बाकी सारी एजेंसियाँ भी साथ चलती रहीं। जब कोई मीडिया को भी जेब की घड़ी बना दिया, जब कुछ ना निकला तो फिर वो न्यूट्रल हो गए और ये फारग हो गए। तो ये एक लड़ाई चल रही है। अब जो शहबाज शरीफ बात कर रहे हैं, ये देखें, हुकूमत की कमज़ोरी का तासुर बार बार इसीलिए फिर उभरता है कि अदालतें आड़े आ रही हैं। इमरान खान साहब बड़े इत्मीनान से टीवी पर बैठ के कह रहे हैं साइफर की कापी थी मेरे पास, गायब हो गई। गायब नहीं हुई, उन्हें पता है कि 5 जगह पर जाती है, कापी एक ही होती है। ठीक है जी, मैं टाइम कम है, मैं मकाम नहीं बना सकता, 5 जगह पर वो कापी जाती है। वो ये चाहते हैं कि उन्हें पता है कि ये मामला अगर आगे बढ़ गया तो मैं कहूँगा कि जो असल वाली थी मेरे पास ही, बाकी जगह पर टेम्परिंग की गई है। मतलब उनकी जो बदनीति है अभी से वाज़ेह है। अब हुकूमत ने इसमें क्या करना है? हुकूमत ने इसमें यह करना है कि केस को स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ प्लीड करें, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो पता लगता है कि वहाँ से मुतालबात ही कुछ और हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि जुडिशल कमीशन का इजलास था, नए जजेस लगने थे, इत्तफाक ना हो सका, तो बाद में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हुकूमत ने अपना गुस्सा निकाला है जो मैंने प्रियतलाई केस में जजमेंट दी थी। अच्छा, उस जजमेंट पर भी गुफ्तगू हो रही है। पाकिस्तान के जितने कानूनी जहन हैं वो ये कह रहे हैं कि एक केस में 2 फैसले आ गए हैं, फिर तीसरे डे की तशरीह अभी जो है वैसे ही हल तलब है। तो ये सारे मामला एक बहुत बड़े बहरान की जाना बढ़ रहे हैं। मैं तो खैर तो ये करता हूँ कि इमरान खान तो सड़कों पर मुझे यकीन है कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस बहरान में अगर हुकूमत ने टैकल करने का सिलसिला जारी रखा और फ्रंट पे आगे गई तो उससे इदारों में इस्लाह हो जाएगी। इदारों में इस्लाह हो गई तो फिर मुल्क की सिमत दुरुस्त हो जाएगी, और ये करनी पड़ेगी आपको। ये हो नहीं सकता कि इदारे में बैठा शख्स अपने आप को समझे कि मैं ही इदारा हूँ, जो मैंने कह दिया वही कानून है, ये नहीं हो सकता। इफ्तिखार साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं सिर्फ यही ऐड करना चाह रहा हूँ जो इसने आखिर में कहा है, तो खुदा के वास्ते किसी इदारे को इस काबिल रहने दो कि आम आदमी भी उसका एहतराम करे। छोटी सी बात। आपका पॉइंट आ गया है। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि कानून का सामना करना होगा इमरान खान साहब को? शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि सफारती साइफर को सियासी रंग देने की कोशिश की गई है। सियासी रंग इन्होंने खुद दिया इसको, खुद इस साइफर को, ये वही साइफर है ना
जिसकी मरियम नवाज़ ने कहा था कि ये एक छोटा सा कागज़ है, एक झूठा पेपर है, और बाद में उसको कौमी अमानत बना दिया। ये वही साइफर है ना जो जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को प्रेजाइड किया और उसमें उसका तज़किरा किया। अगर ये साइफर झूठा था या सियासी रंग देना था तो आपने उस कमेटी का इजलास क्यों बनाया? उस इजलास को आपने इतना मामूली क्यों बना दिया? प्रॉब्लम इधर ये है कि जब मामलात हमारी मर्जी के हो रहे हों, जब अदारे हमारे साथ चल रहे हों, जिसके साथ चल रहे हों वो बहुत खुश है, जिसके खिलाफ हों तो उसको अदारे गंदे नजर आना शुरू हो जाता है। माजी के अंदर मैं बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, जिस जुडिशल सिस्टम की इधर बात हो रही है, इसी जुडिशल सिस्टम को, अदारों को जितनी तजलील, तज़हीक और निशाना माजी में बनाया गया, आज तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने तो जाके चलो माफ़ी मांग ली थी ना, माफ़ी मांग के आ गया था, बता दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि ये मोम के बुत हैं। ये है कौन जो हमारी जायदादों और हमारे पैसों के बारे में पूछने वाले? ये है कौन है? हम इनके इर्द गिर्द दायरा, एक सेकंड ना, हम इनके इर्द गिर्द दायरा तंग कर देंगे। बात ये है कि माजी से लेके आज तक सब ने भाई उन्होंने भुगता भी तो है ना यार, अपनी मर्जी के नतायज हासिल करने के लिए। असल में होना क्या चाहिए इफ्तिखार साहब, जो आपने पहले बात की कि तमाम सियासी जमातों से लेके तमाम जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, सबको इस कौम की तरफ इसका ख्याल करना चाहिए। इसके इज्तिमाई शऊर को बार बार कह रहा हूं कि मत चैलेंज करें अपने जाती अना और मफादात के लिए। कौम इतनी बेवकूफ नहीं रही, आज देख रही है कि जिस जहाज पे आप जाते हैं उसी जहाज पे आते हैं। जैसे ही आपकी ग्रीन बत्ती जलती है तो जहाज आ जाता है, जैसे ही दूसरी ग्रीन बत्ती जलती है तो आपको पासपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, जैसे ही आपको तीसरी ग्रीन बत्ती जलती है ब्रेक पे जाना है, नवाज शरीफ का आने का शुनीद आना शुरू हो जाता है। सर हमें ब्रेक पर जाना है, मतलब है कि मैं अभी एक ब्रेक पर चलती हूँ, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ जो शो कॉज नोटिस था आज वो खारिज कर दिया गया है। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान तौहीन अदालत की कार्रवाई से बच गए हैं और चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि और ये कहा कि इमरान खान के बयान हल्फी से हम मुतमईन हैं और उनके कंडक्ट को देखते हुए शो कॉज नोटिस को भी खारिज कर दिया गया। इफ्तिखार साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने माफ़ी तो मांग ली, माफ़ी मांगने के लिए गए भी, हल्फनामा भी जमा करवा दिया, तो क्या इमरान खान आने वाले वक्त में जब भी तकरीर करेंगे तो एहतियात का दामन बरकरार रखेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। कोई मुश्किल काम नहीं होता रियासतों के लिए। जब आपने कभी शतरंज की चाल खेली हो तो शतरंज से मोरे उठाए जाते हैं, बादशाह तो सबसे आखिर में आता है, पहले उसके प्यादे उठाए जाते हैं। यहाँ पे तो एक प्यादा उठाया गया तो ऐसा लगा कि मुल्क ही गिर जाएगा जी। तो इनको खुली रास्त है। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा कि पाकिस्तान की सियासत में तलखी, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी और कानून का एहतराम न करने की रवायत इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर इसको सही करना किसी के काबिल नहीं होगा। मुझे इस पे अफसोस है। ठीक है, पीजे मीर साहब आपकी जानिब आती हूँ, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान इस केस में आने वाले फैसले को बुनियाद बनाते हुए आने वाले वक्त में जब तकरीर करेंगे? सॉरी, जैसे ही फैसला हुआ और जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने आके गाली दे दी चीफ इलेक्शन कमीशन को। यानी जैसे ही अदालत से बाहर आए आते ही चीफ इलेक्शन कमीशन, क्योंकि उनका नेक्स्ट टारगेट इज चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, अगर इंतखाबात के लिए राजी हो भी जाएं तो फिर सवाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उठा दिया जाएगा। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान एहतियात करेंगे अपने कॉल ऑफ फेल में? देखें, इमरान सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अतर मिनुल्लाह, ये मेरी प्रोग्राम्स में बहुत आते रहे हैं जब ये लॉयर थे, और ये बड़े ऑब्जेक्टिव और बड़े अच्छे रिस्ट्रेंट किस्म के आदमी हैं। तो इन्होंने कानून को बहुत बड़े ही एंगल से देख के एक, मैं समझता हूँ कि एक ऐसे केस को डिसमिस किया है कि जिसमें न सिर है न पैर है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो डेली होते हैं, वो तो डेली होते हैं पाकिस्तान के अंदर, नो वन टेक्स इट नोटिस। लेकिन यहाँ आई थिंक कीपिंग इन व्यू द पॉलिटिकल सिचुएशन, कीपिंग इन व्यू द प्रेशर्स, आई थिंक जज ने बड़ी अच्छी बात की। अब आपका सवाल है कि क्या इमरान रिस्ट्रेन करेंगे? उन पे एक लगाम पकड़ दिया आपने, वो कहते हैं ना हार्नेस तो कर दिया, लेकिन ये हार्नेस क्या प्रैक्टिकली रहेगा या नहीं रहेगा ये आपको बाद पता चलेगा। अब आपने जिस तरह हर बात कर रहे हैं
चीफ इलेक्शन कमीशन आ गए, कमिश्नर आ गए, तो नेचुरली टारगेट्स तो हैं उनके, टारगेट्स पे आएंगे वो। अभी शहबाज शरीफ भी उनका टारगेट है, अभी बाकी भी आएंगे, नवाज शरीफ उनके परपेचुअल टारगेट है, तो वो करेंगे, उनका काम है। देखो ऑपोजिशन लीडर का एक काम है, बट हिज ऑपोजिशन विल बी फार मोर यूजफुल कि अगर वो असेंबलीज में नहीं है। प्लीज इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। असेंबली के अंदर आप एक जेन्युइन ऑपोजिशन बनते हो। राइट नाउ ही इज आउट ऑफ द असेंबली, सो ही इज जो कि हम मौलाना फजल रहमान को या उनकी पार्टीज को कहते हैं, हाँ जी वो असेंबली में इतनी अक्सरियत नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आगे, ये वही चीज है। हमने अगर तो सही सियासत देखनी है पाकिस्तान में, पीटीआई शुड गो बैक टू द असेंबलीज एंड वहां से हम देखेंगे कि आगे रद्द-ओ-अमल क्या निकलता। ठीक है, आपकी राय आ गई। नवीद चौधरी साहब, आपने भी देखा होगा इमरान खान ने साफ साफ कह दिया है कि हम पार्लियामेंट में नहीं आने वाले, तो क्या करेंगे फिर? देखिए वो तो यही कह रहे हैं मैं सड़कों पर आऊँगा और उसके बाद मैं उधम मचा दूँगा, मैं तारीख दूँगा, अगले हफ्ते दूँगा, फलां दिन दूँगा। अब शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि अक्टूबर खूंखार होगा और नवंबर में पता नहीं क्या होगा, तो ये धमकियाँ हैं। और मेरे ख्याल में नवंबर में वैसे जो होने जा रहा है वो तो सभी को पता है, जी वो सबको पता है। हम बात इसी टॉपिक पे करते हैं कंटेम्प्ट वाले मामले की तरफ। देखें, अगर मुझे इस वक्त कोई आके कहे कि इमरान खान साहब लम्हा मौजूद में बैठकर इन 5 जजों की शान में गैर पार्लियामानी गुफ्तगू कर रहे हैं और गुस्ताखी फरमा रहे हैं, मैं 1 मिनट में मान ले आऊँगा। इन्होंने तो अपने किसी मौसम को नहीं छोड़ा जिसके मुताल्लिक कोई इन्होंने लूज जुमला ना कहा हो। तो और जिस तरीके से यहाँ रिलीफ दिया गया है वो तो शेयर करने वाली बात है। पूरी की पूरी पीटीआई को यह मैसेज दे रहे हैं कि कोई मसला नहीं, जलसे में खड़े होकर आपने खातून जज का नाम लिया, टेरराइज करने की कोशिश की, और उसके बाद जैसे कार्रवाई चली वो लीगल एडवाइस मिलेगी इन्हें बेंच की तरफ से, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। हम तो देखते रहे भी हो क्या रहा है। लॉ तो इक्वली अप्लाई होता है ना जी। कंटेम्प्ट का कानून है तो है, तौहीन मजहब का कानून है तो है, दहशतगर्दी का कानून है तो है, कानून है तो कानून के मुताबिक फैसला करना होगा। ये बीच में से रास्ते कहाँ से निकल रहे हैं? ये तो नई जूरिस्प्रूडेंस हमें पढ़ाई जा रही है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ। अब ये जो फैसला सामने आया है, मैं नहीं समझता इससे जो तौहीन अदालत हुई है, जिस तरह से खातून जज का नाम लेकर टेरराइज किया गया है, उसकी कोई कंपनसेशन होगी, ये कोई दरमियानी रास्ता निकला जो मुनासिब नहीं। ठीक है, जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। नून लीगी हलकों में खासी तकलीफ पाई जा रही है इसके बाद। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान को रिलीफ दिया है तो फिर निहाल हाशमी को भी देना था, तलाल चौधरी को भी देना था। लेकिन अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया है तो फिर क्या वो इसको बरकरार रखेंगे, अपने अल्फाज का सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे? ये तकलीफ उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक इमरान खान इनको ललकारता रहेगा। इस तकलीफ का कोई और इलाज नहीं, क्योंकि जब आप सियासी तौर पे किसी पॉलिटिकल लीडर को टैकल ना कर सकें और उसके लिए बहाने तलाश करें, कभी उसे नाहल कराने के तरीके दरियाफ्त करें और उस पर ऑब्जेक्ट करें, शोर मचाएं, और कभी उसे गद्दार बनाने की कोशिश करें, तो फिर ये तकलीफ रहेगी। ये परमानेंट तकलीफ है जो इनके साथ रहेगी। क्यों तकलीफ इस्तेमाल नहीं करो आप दोनों, एंकर भी और आप भी, तो बेहतर है। तो ये वो मसला है, ये वो मसला है कि अवाम इस वक्त, एक सेकंड, मरीम नवाज हमारी टीचर नहीं है, आप हमारी टीचर है। इफ्तिखार साहब ठीक बात कर रहे हैं, इफ्तिखार साहब ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, आप हुकूमत को ये मसला रहेगा क्योंकि इमरान खान इस वक्त इतना पॉपुलर है कि इसकी पॉपुलैरिटी को चैलेंज करने के लिए इनको किसी बात की समझ नहीं आ रही। आपने पिछले 2-3 दिन में एक बात और देखी होगी कि मौलाना फजल रहमान भी खामोश है, पीपल्स पार्टी भी खामोश है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही इमरान खान को टैकल कर रही है। क्यों? इसलिए कि उनको ये बात समझ आ गई है कि हमने अब अगले इलेक्शन में जाना है, अगले इलेक्शन के लिए इमरान खान का मुकाबला करने के लिए PMLN का अब सहारे की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो उन्होंने गवर्नेंस और जो महंगाई का तूफान है, उस महंगाई में अब इमरान की पॉपुलैरिटी ने सब कुछ टेक ओवर कर लिया। ये है सबसे बड़ा क्वेश्चन जिसकी वजह से हर अदारा, हर चीज़ खामोश है और सब इसी बात में परेशान है। और इमरान खान इसलिए भी अग्रेसिव चल रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि उनके खिलाफ के लिए हम कोई जवाब पेश नहीं कर सकते। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कहना मैं यही चाहूंगी कि सिविलाइज्ड मुआशरे में जुडिशल सिस्टम प्रिवेल करता है और जुडिशल सिस्टम भी वो जिसके ऊपर सियासी असर और रसूख नहीं होता है। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह के बाद।